जय हिंद दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान इग्नू स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में आप सभी विद्यार्थियों का भव्य स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोर्स कोड EHI4 का यूनिट वाइज हम टॉपिक जो डिस्कस डेली कर रहे हैं। अगर आप उन टॉपिकों को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज आप एक बार देखिए और कंटिन्यूटी से आप उनको देखिए। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये उसी सीरीज का 4th लेक्चर हमारा है और आज का जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, वो है दोस्तों यूनिट नंबर 4। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 का जो मेंशन जो टॉपिक में दिया गया है उसमें है विशेष तौर पे एशिया और पुर्तगालियों के बारे में, जो एशिया के साथ जो व्यापार होता था और पुर्तगालियों का भारत आगमन। ठीक है, पुर्तगालियों के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य जो यूरोपीय यात्री भारत में आते हैं, जैसे कि डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, उनकी चर्चा इस यूनिट के अंदर दोस्तों नहीं होगी। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत इसमें तो बस पुर्तगालियों के बारे में ही पढ़ा जाएगा। और लास्ट इस यूनिट के अंदर क्या चीजें मेंशन है वो है जो मुगल भारत हम पढ़ रहे थे, तो मुगल भारत के स्रोत भी इस यूनिट का पार्ट है। मुगल भारत का स्रोत, मुगल भारत का स्रोत भी दिया गया है कि भाई बाबर के समय का क्या स्रोत मिलता है, हुमायूं के समय में क्या स्रोत मिलता है, जहांगीर अकबर के समय का क्या स्रोत मिलता है, जहांगीर के समय में क्या स्रोत मिलता है, जहां से हमें अकबर के बारे में जानकारी मिलती है, या औरंगजेब की जानकारी किस स्रोत से मिलती है, शाहजहां की जानकारी किस स्रोत से मिलती है। तो उन स्रोतों का उल्लेख भी दोस्तों यहाँ पे करेंगे, पुर्तगाली और मुगल भारत का स्रोत दोस्तों। ठीक है, तो सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पुर्तगाली से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना, कि कैसे कैसे भारत में यूरोपीय यात्रियों का व्यापार में प्रवेश हुआ, कैसे ये यूरोपीय यात्री यहाँ पे भारत में अपना कब्जा जमा पाए दोस्तों। ठीक है, तो पहले एक बार थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ये देखते हैं दोस्तों कि भारत में जो यूरोपीय यात्रियों का जो व्यापार कर रहे थे यूरोपीय, ये प्राचीन काल से चला आ रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई आधुनिक भारत में ये व्यापार शुरू हुआ, प्राचीन काल से शक कुषाणों के समय से ही ये व्यापार हो रहा था और ये कंटिन्यूटी चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि भाई भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। अरे भारत तो उससे पहले भी था। ये वास्को डी गामा तो भारत में 1498 में पहली बार आता है, भारत उससे पहले भी तो था। तो खोज का मतलब क्या है, खोज का मतलब है दोस्तों कि जलीय मार्ग जिससे भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार हो सकता था, भूमध्य सागर के रास्ते, लाल सागर के रास्ते जो व्यापार हो सकता था, उसकी खोज वास्को डी गामा ने की थी, ना कि भारत की खोज। भारत तो काफी हजार सालों पहले से ही स्थापित था। इसी क्रम में हम बोलते हैं कि भाई भारत की खोज वास्को डी गामा, अमेरिका की खोज कोलंबस, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक, या इधर हम देखते हैं वो बार्थोलोमियो डियाज ने जो कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी, है ना। तो ये खोज का मतलब है जलीय मार्ग के तहत किसी देश को खोजना। ठीक है दोस्तों, तो भारत का यूरोपियों के साथ प्राचीन काल से ही व्यापार चला आ रहा था, स्थल मार्ग से और जल मार्ग से। तो पहले स्थल मार्ग से हो रहा था। 1453 में क्या घटना घटती है, 1453, ये डेट आपको याद रखनी है। 1453 में क्या मुख्य घटना घटती है कि कुस्तुनतुनिया पर, एक जगह है कुस्तुनतुनिया, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो जाता है, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और ये यहाँ से जो यूरोपीय यात्री, जैसे यूरोपीय यात्री भारत आते थे, यानी कि अपने पूर्व में जो व्यापार करते थे, तो उस पे रोक लगाई गई, यहाँ से इनका व्यापार बाधित हो गया। तो इन्होंने व्यापार तो करना ही था। और दूसरा कारण व्यापार करने का, भारत एक धनवान देश था। यहाँ पे यूरोपीय यात्रियों की मसाले की जो मसाला उनको चाहिए होता था, क्योंकि वो मसाला वैसे भी जैसे मांस वगैरह एक खाते हैं यूरोपीय यात्री, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए मसाले की जरूरत पड़ती, अदरक, दालचीनी, है ना, या फिर काली मिर्च, इनकी विशेष तौर पे जरूरत पड़ती थी। और वो भारत में इनको इनकी वहाँ इच्छा पूरी हो सकती थी भारत के अंदर, है ना। तो इनको व्यापार करना था। तो शुरुआती जो खोज का करने का जो कार्य किया, किस यूरोपीय कंट्री ने किया, वो किया दोस्तों पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगालियों ने इसकी शुरुआत की। पुर्तगालियों में किसने की थी, तो पुर्तगालियों में उस समय जो वहां का जो शासक था डॉन हेनरिक, कौन था दोस्तों, डॉन
हेनरिक, उसने आज्ञा दी किसको? वास्को डी गामा को। किसको आज्ञा दी? वास्को डी गामा को, जाओ भारत की मतलब व्यापार करो। वास्को डी गामा से पहले एक व्यक्ति जो मैंने अभी आपको बताया, बार्थोलोम्यो डियाज, कौन था? उस व्यक्ति का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा कि यूरोप से चलकर, बार्थोलोम्यो डियाज, आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि यूरोप से चलकर यानी पुर्तगाल से चलकर और खोज करने के लिए भारत से सबसे पहले कौन व्यक्ति निकला था? तो वो वास्को डी गामा नहीं था, वो था बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज। लेकिन इसके साथ हुआ क्या? ये जैसे पुर्तगाल से चलता है और पुर्तगाल से चलने के बाद ये यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के नीचे कैप ऑफ गुड होप एक जगह पड़ती है, कैप ऑफ गुड होप, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आशा का अंतरीप। आशा का अंतरीप बोलते हैं इसको। और ये यहाँ से यहाँ आके मार्ग भटक जाता है और ये भारत नहीं पहुंच पाता है। कौन? बार्थोलोम्यो डियाज। इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। पुर्तगाल से भारत की खोज करने के लिए सबसे पहले यही व्यक्ति निकला था। और ये बात कब की है दोस्तों? ये बात है 1487 की। कब की? 1487 की ये घटना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो अन्य दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरे व्यक्ति का नाम है जो भारत की खोज भी करता है, वो है वास्को डी गामा। आज को वास्को डी गामा के बारे में 3 बातें आज जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद रखने, विशेष तौर पे भारत की खोज की थी 1498 में, पहली बार भारत में आता है 1498 में। तो ये कैप ऑफ गुड होप को क्रॉस तो इसको भी करना था, क्योंकि इसकी खोज तो पहले कर ली थी ना। ये यहाँ से वापस अपने देश चला गया था, ये वापस अपने देश चला गया था यहाँ से, है ना। तो वास्को डी गामा आता है, यहाँ पे वास्को डी गामा को एक भारतीय व्यापारी मिलता है, गुजराती व्यापारी। उस गुजराती व्यापारी का क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद इस भारतीय व्यापारी का नाम था। ये इसको मिलता है वास्को डी गामा को और इसकी सहायता से ये भारत पहुंचता है। किसकी सहायता से भारत पहुंचता है? अब्दुल मजीद की सहायता से। और भारत में कहाँ पे? मालाबार तट में। भारत में कहाँ पे? मालाबार तट पे पहुंचता है। मालाबार तट में यहाँ पे कौन इसका स्वागत करता है? मालाबार तट पे वो करता है जमोरिन। कौन? जमोरिन, जो कि एक उपाधि थी इस व्यक्ति की, नाम था इसका सामोरी। मूल नाम क्या था जमोरिन का? सामोरी। ये इसका यहाँ पे भव्य स्वागत करता है। ये स्वागत इसलिए करता है क्योंकि इनका जो जमोरी का जो जमोरिन नामक व्यक्ति था, इनका अरबों के साथ प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी, क्योंकि भारत पर जो व्यापार पर जो कब्जा था वो किसका था दोस्तों? अरबों का था, यूरोपियन के आगमन से पहले, ठीक है। तो जब कहीं कंपिटिटर होते हैं तो वहां पे फाइट होनी तो जरूरी मतलब हो ही जाती है, वहां पे फाइट तो है ना। तो जमोरिन ये वास्को डी गामा आता है, ये इसको स्वागत करता है और ये वास्को डी गामा जितना खर्च अपने पैसे यहाँ पे लाता है, लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको खर्च को हटाकर जब ये अपने देश वापस पहुंचता है तो वापस पहुंचने पर इसको 60 गुना लाभ होता है दोस्तों। जो यहाँ से मसाले ये ले जाता है उससे कितना लाभ होता है? 60 गुना लाभ इनको होता है। किसको? वास्को डी गामा को। किसको होता है दोस्तों? वास्को डी गामा को। तो मैंने आपको कितनी बात बताई अभी तक? बार्थोलोम्यो डियाज पहला व्यक्ति जो भारत आने वाला था, दूसरा मतलब भारत नहीं पहुंच पाया लेकिन खोज करने के लिए आया था, है ना। दूसरा मतलब कंप्लीटली जो भारत आ पाया तो वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? 3 बार आया। कितनी बार आया दोस्तों? 3 बार आया। पहली बार 1498 में आया। दूसरी बार कब आया? पहली बार 1498 में आया। दूसरी बार कब आया? 1502 में। और तीसरी बार 1524 में। और जब अंतिम बार वास्को डी गामा भारत में आता है वह 1524 के तहत, तो कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है मृत्यु? कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। किसकी? वास्को डी गामा की। तो अगर आपसे पूछे कोई कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? 3 बार आया। अंतिम रूप से जब आया था तो ये पुर्तगाली बस्ती का गवर्नर बन के आया था। पुर्तगाली बस्ती का गवर्नर बन के आया था 3 बार, 1498, 1502 और 1524। और 1498 और 1502 के बीच में 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है। इस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आपको याद रखना इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शुरुआती व्यक्ति का उनका नाम आप मैं कहीं पे डाल भी देते हैं तो बहुत अच्छा आउटपुट इसका मिलता है दोस्तों। तो ये व्यक्ति कौन था जो 1500 में आया था? ये व्यक्ति था पेड्रो अल्फ्रेज कैब्राल। पेड्रो अल्फ्रेज और कैब्राल।
ये 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत में आता है और यहाँ पे जो अरबी लोग थे उनसे उनकी इनकी लड़ाई होती है और उनको ये पराजित करता है पेड्रो एल्फ्रेज कैब्राल। तो बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डे गामा और पेड्रो एल्फ्रेज कैब्राल, तीनों व्यक्तियों का पता लग गया आपको, है ना। अब ये पुर्तगाली आते हैं तो उस समय यहाँ पे मुगल व्यापारी मतलब मुगल शासक कौन था, कौन भारत में मुगल बादशाह था उस समय जब ये आते हैं। ये बात देखो 1498 की है। कब की है? 1498, यानी कि 1500 ईस्वी की बात है। और आपको पता है कि मुगल भारत की स्थापना ही 1526 में हुई थी। तो मुगल बादशाह तो अभी तक कोई था ही नहीं यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे कौन से वंश का शासन चल रहा था? अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र की बात करें तो लोधी वंश का यहाँ पे शासन दोस्तों चल रहा था। तो मुगल तो 1526 में आए थे बाबर के तहत, जब बाबर ने स्थापना की थी, है ना, इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में पराजित करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये 1498 में है ना। तो ये बातें आपको पता लगी। अब मुख्य बातें और क्या पता होना चाहिए पुर्तगालियों के बारे में दोस्तों। पुर्तगालियों ने क्या कैसे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, क्या मुख्य कारण रहे उसके पीछे। तो 1503 में दो व्यक्ति मैं आपको अभी बताऊंगा। पहला व्यक्ति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहला व्यक्ति कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और दूसरा व्यक्ति अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दो नाम आप याद रख लो यहाँ पे। कौन कौन से दोस्तों? अल्मीडा और अल्बुकर्क। ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अल्मीडा पहला व्यक्ति था जो पुर्तगाली बस्ती का गवर्नर बना था। पहला पुर्तगाली गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन था? वो था अल्मीडा। और अल्बुकर्क कौन था? अल्बुकर्क अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगाली बस्तियों का, तो वो था अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? वो था अल्बुकर्क। अल्मीडा पहला गवर्नर था। अब इन्होंने क्या कार्य किए यहाँ पे, क्या मुख्य रोल इनका आया? अगर पूछा जाए ब्लू वाटर पॉलिसी हम पढ़ते हैं कि भाई शांत जल की नीति क्या थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो शांत जल की नीति जो शुरुआत की गई थी वो अल्मीडा के द्वारा। शांत जल की नीति किसके द्वारा स्टार्ट हुई थी? वो अल्मीडा के द्वारा स्टार्ट हुई थी। क्या था ये शांत जल की नीति? क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी? तो दोस्तों ये था दक्षिण भारत में जो ये व्यापार ये अपना जो व्यापार कर रहे थे उसमें किसी का हस्तक्षेप भी नहीं चाहते थे, किसी से झगड़ा ही नहीं चाहते थे, व्यापार तक ये सीमित रहना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो व्यापार ये इन्होंने शुरू में किसी से कोई झगड़ा मोल नहीं लिया यहाँ पे, जो शासक सत्ता जो यहाँ पे थी। ठीक है, अरबियों को छोड़कर, अरबियों से। उसके बाद इनके द्वारा मुख्य कार्य क्या किया गया? एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति इन्होंने स्थापित की। दूसरा, ये 1505 में बने थे पुर्तगाली गवर्नर और 1505 से 1509 ये 4 साल रहे थे। ठीक है, दूसरा इनके द्वारा क्या मुख्य कार्य किया गया? वो था दोस्तों एक त्रिगुट संघर्ष था, जिनमें गुजरात, मिस्र और तुर्की, इन तीनों का एक संगठन था। तीनों का, ये तीनों को इन चोल के युद्ध में पराजित किया। चोल के युद्ध में इन्होंने, अल्मीडा ने इनको पराजित किया। आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, वहां पे ये चीजें मेंशन कर दो, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा बिल्कुल श्योरिटी से, है ना। तो बात करी जाए अगर अल्बुकर्क की, इसके बाद अल्मीडा, अल्मीडा से आपने शांत जल की नीति और ये तीन गुजरात, मिस्र और तुर्की के साथ इनका युद्ध हुआ। दो बातें आपको याद रखनी है। वास्तविक संस्थापक जो कि अल्बुकर्क था, कब गद्दी पे बैठता है, कब गवर्नर बनता है पुर्तगाली बस्ती का? 1509 में, और 1515 तक रहता है, यानी 6 साल तक ये यहाँ पे रहता है। इसके द्वारा क्या मुख्य कार्य किए गए अल्बुकर्क के द्वारा, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अल्बुकर्क के द्वारा पहली बात, इसने 1510 में जो बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा छीन लेता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई गोवा को किसने छीना था, गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने। किससे छीना था? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, इनको पराजित करता है। देखो अभी तक इनकी जो राजधानी चल रही थी वो कोचीन थी, गोवा बाद में चेंज होगी 1529 में, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक जो पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कोचीन थी। तो एक ये पराजित करता है आदिल शाह को, गोवा पे कब्जा कर लेता है। दूसरा मुख्य कार्य, 1511 में इन्होंने मलक्का पर कब्जा कर लिया, मलक्का पर कब्जा कर लिया 1511 में। और 1515 में होरमुज पे भी कब्जा कर लिया, होरमुज पे भी
कब्जा किया 1515 में। दो कार्य हो गए। अब मुख्य और कार्य इसके द्वारा, इन्होंने जो अपने देश से जो अपने स्वदेशी थे उनको भारत में बसने की इजाजत दी। स्वदेशियों को भारत में बसने की इजाजत किसने दी? अगर आपसे मतलब वैसे भी पूछे और आप आंसर में अल्बुकर्क पे आपके कोई क्वेश्चन आ गया, आपसे बोला भाई पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो आप क्या क्या क्वेश्चन उसमें क्या क्या बातें आप उसमें मेंशन करोगे, वे बातें देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें देखियो भाई, आपने सबसे पहले बताया गोवा में जो बीजापुर के शासक आदिल शाह ने छीन लिया, उसके बाद मलक्का और होरमुज पे कब्जा कर लिया, स्वदेशियों को भारत में आने की इजाजत दी और यहाँ महिलाओं से विवाह, भारतीय महिलाओं से विवाह करने की इजाजत भी इन्होंने दी। इनकी एक ड्रॉबैक क्या थी, मुख्य ड्रॉबैक क्या थी कि ये मुस्लिमों के कट्टर शत्रु थे। मुस्लिमों के कट्टर शत्रु थे कौन? अल्बुकर्क, ठीक है। और इनको अल्बुकर्क को, ये क्वेश्चन काफी बार वनडे एग्जाम में भी बनता है और आप अगर इसको मेंशन करते हैं तो आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसको बोला जाता है? तो वो अल्बुकर्क को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी इसको? क्योंकि इसने अपने क्षेत्र से सती प्रथा को समाप्त किया था। अपने क्षेत्र से सती प्रथा को इसने समाप्त किया था। कब किया था? 1515 की बात है, ठीक है। 1509 1515 में यही बात चल रही थी, ठीक है दोस्तों। तो अल्बुकर्क पे अगर आपको टिप्पणी करने के लिए आए तो ये चारों पांचों बात आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि गोवा छीन लिया था यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर का शासक था। 1511 और 1515 में होरमुज और मलक्का पे अधिकार कर लिया था। उसके बाद सती प्रथा को अपने क्षेत्र से समाप्त करने की कोशिश की थी, यानी कि इसको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी बोला जाता है। और अपने देशवासियों को भारत में आने की इजाजत दी और भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, ठीक है दोस्तों। और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, कौन? अल्बुकर्क। और इनकी मृत्यु भी भारत में ही हो जाती है। इसके बाद दो हमने पढ़े, अल्मीडा और अल्बुकर्क। इसके बाद जो मुख्य गवर्नर आपको पढ़ने की जो जरूरत है और जो आपके पॉइंट में आता भी एग्जाम में, मतलब पूछा भी जाता है, वो है कौन? नीनो डी कून्हा। नीनो डी कून्हा, ये कुछ नाम है अजीबोगरीब, ये आपको याद रखने हैं। नीनो डी कून्हा 1529 में ये बनता है और 1536 तक ये रहता है। इसके समय में क्या मुख्य घटना घटती है दोस्तों? 3-4 ही है, ज्यादा नहीं है, ये 3-4 ही शासक है, गवर्नर है, जिनको आपको याद रखना है। तो इसके समय में क्या होता है, जो राजधानी अभी तक कोचीन चली आ रही थी, इसके समय में राजधानी परिवर्तन होके कहाँ जाती है? गोवा। कहाँ पे? गोवा, ठीक है दोस्तों। ये वही गोवा है जो उनसे छीना था। तो राजधानी परिवर्तन हो जाती है और इसके समय में ही ये अन्य जो जगह है जैसे कि दमन और दीव, इन पे कब्जा भारतीयों का हो जाता है। इन्होंने किस चीज का फायदा उठाया? देखो 1529 में आपको पता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी और बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठता था हुमायूं। हुमायूं गद्दी पे बैठा और हुमायूं का किसके साथ युद्ध चल रहा था? इधर अफगानों के साथ चल रहा था, इधर गुजरात में बहादुर शाह के साथ चल रहा था। तो जो गुजरात कहाँ है? तटीय क्षेत्र पे पड़ता है और तटीय क्षेत्र पे ही ये पुर्तगाली अपना व्यापार कर रहे थे। तो इन्होंने इनके जो प्रतिद्वंदिता जो चल रही थी, जो लड़ाई जो चल रही थी, इसका फायदा उठाया और वहां पे अन्य बस्तियों का निर्माण कराया, अन्य कारखानों का निर्माण कराया। और कारखानों की जो देखभाल करता था उसको हम बोलते थे कारखानादार। कारखानादार, ठीक है। जो कारखानों की देखभाल दोस्तों करता था उसको कारखानादार भी बोला जाता था। तो कोचीन, इसने अन्य बस्तियों का यहाँ पे निर्माण कराया। इसके बाद एक मुख्य जो शासक बनता है वो आता है कौन? गार्सिया दा नोरोहो। गार्सिया दा नोरोहो ये 1538 में गद्दी पे बैठता है और सालसेट, बसीन, इन पे अधिकार ये कर लेता है। ये गवर्नर तो आपको 3-4 ही मुख्यतः इसमें आपको याद रखने हैं, ज्यादा याद इसमें गवर्नर रखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमें पढ़ना क्या चाहिए पुर्तगालियों के बारे में? पुर्तगालियों का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, पुर्तगालियों की भारत में क्या देन थी, पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या दिया, वो चीज देखो।
अगर आपसे पूछे भाई एक क्वेश्चन के अंदर भी आप सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं, और अगर अलग अलग भी आए, जैसे कि भाई अल्बुकर्क से संबंधित एक अलग से टिप्पणी करने के लिए आ जाए, तो आप अल्बुकर्क पे भी 5-7 पॉइंट ऐड उसमें कर सकते हैं। और अगर बात की जाए पूरे कंप्लीट पुर्तगालियों की एक क्वेश्चन, तो उसमें आप पुर्तगालियों का प्रभाव, पुर्तगालियों की पराजय के पीछे क्या कारण थे, तो प्रभाव देखते हैं सबसे पहले कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत को क्या क्या दिया पुर्तगालियों ने। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की सबसे पहले स्थापना हुई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा ही कराई गई थी, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। दूसरा, गोथिक स्थापत्य कला का निर्माण, गोथिक स्थापत्य कला का निर्माण किनके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। और भारत में क्या क्या चीजों इनके इनके द्वारा ही लाई गई थी, जैसे कि तंबाकू, अनानास, ये चीजें आप डायरेक्ट आप पूछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कौन सी मुगलों की देन थी और कौन सी पुर्तगालियों की देन थी। तो तंबाकू, अनानास, काजू, बादाम, संतरा, अमरूद, लीची, तो ये कुछ इनके यहाँ पे इन्होंने भारत में लाया गया था, किनके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कराई थी, और ईसाई धर्म, उसका ईसाई धर्म का एक न्यायालय की स्थापना कराई थी, ईसाई धर्म से संबंधित ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना कब, 1560 की बात है दोस्तों। कब की बात है, 1560 की बात है। तो जब ये इतने शक्तिशाली थे तो इनकी पराजय क्यों हुई, बोला जाता है ना कि इनकी पराजय क्यों हुई, तो पराजय के पीछे भी कई सारे कारण थे। तो कारण सुन लीजिए कौन कौन से थे। पहले तो एक बार आप कारण से पहले ये देख लीजिए कि भाई इन्होंने जैसे 1498 में ये भारत आए थे, और 1498 से 1560 तक की अभी बात चली है, यानी कि 150 साल तो राज किया। तो कौन सी पद्धति पे राज किया, क्या इन्होंने कोई नया कानून बनाया था, हाँ इनके एक कानून बनाया था, एक पद्धति पे काम कर रहे थे, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ये कार्टेज क्या होता था, कार्टेज होता था परमिट, क्या होता था, परमिट, यानी कि ये होता था एक लाइसेंस। देखो लाइसेंस, ये जो यहाँ पे जो अरब सागर था, अरब सागर में वही व्यक्ति व्यापार कर सकता था, वही व्यक्ति का जहाज उतर सकता था जो इनसे कार्टेज लेता था, जो इनसे अधिक ये लाइसेंस जो लेता था। इनके अगर कोई लाइसेंस नहीं लेता था तो वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता था। तो मुगल सम्राट जिस समय जो अकबर की बात कर रहे हैं 1560 में, 1556 में अकबर गद्दी पे बैठ जाता है, तो मुगल सम्राट को भी इनसे कार्टेज लेना पड़ा था, मुगल सम्राट अकबर को भी कार्टेज इनसे लेना पड़ा था, यानी कि परमिट लेनी पड़ी थी, यानी कि लाइसेंस इनसे लेना पड़ा था दोस्तों, ठीक है। और बात की जाए भाई, ये तो चलो परमिट था, ये आर्मेडा, आर्मेडा ने यह व्यवस्था स्थापित की थी सॉरी भाई, आर्मेडा ने यह व्यवस्था स्थापित की थी, तो इसको इसलिए इस नाम से जाना जाता है आर्मेडा। और काफिला क्या था, और ये क्या करते थे, जिनको परमिट ले लाइसेंस दे दिया जाता था तो उनके साथ अपने काफिले को भेजते थे। फिर भी कुछ मुख्य जो चीजें थी उनके व्यापार पर रोक थी लाइसेंस के बाद भी, ठीक है। तो वह इनका काफिला जाता था कहीं ये अपने हमारे प्रतिद्वंदियों से ना मिल जाए, इसलिए इनका काफिला भी साथ साथ में जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने कार्टेज आर्मेडा जो काफिला व्यवस्था थी, इस प्रकार से इन्होंने दोस्तों ये चलाई थी। अब आप जान गए होंगे कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था क्या थी, ये एक लाइसेंस पद्धति थी, क्या थी, लाइसेंस पद्धति थी, इससे व्यापार यहाँ पे दोस्तों ये करते थे। और ये मुगल सम्राट हो जो कोई भी उस समय बहादुर मतलब शक्तिशाली शासक हो, सबको ये लेना पड़ता था दोस्तों, ठीक है, तभी ये व्यापार कर सकते थे। तो जब ये इतने शक्तिशाली थे तो पराजित क्यों हुए, किससे पराजित हुए, तो इन्होंने धीरे धीरे सारी बस्ती जिसने इन्होंने स्थापित की। इनके बाद 1498 में ये व्यक्ति आए, कौन, पुर्तगाली आए थे। तो इसके बाद 1600 में, यानी कि 100 साल के बाद लगभग कौन आए, पुर्तगालियों के 100 साल के बाद लगभग कौन आए, डच लोग आए। और 1602 में ब्रिटिश लोग आ गए, और 1664 में फ्रांसीसी आ गए। इनके बीच में 1616 में
डेनिस भी आ गए थे। ठीक है, हालांकि इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन ये अगर ऑर्डर से आपको बात की जाए तो ये इनका ऑर्डर था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिस आए और लास्ट में फ्रांसीसी आए। आपको यहाँ पे एक बात विशेष तौर पे याद रखनी है दोस्तों। क्या याद रखनी है? आए तो दूसरे नंबर पे डच थे, लेकिन भारत में दूसरे नंबर पे फैक्ट्री जो स्थापित की वो ब्रिटिशों ने की। डचों ने जो फैक्ट्री स्थापित की वो ब्रिटिशों के बाद में की। ठीक है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्री स्थापित पहले किसने की? ब्रिटिशों ने। उसके बाद किसने की? डचों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑर्डर हो गया पता आपको। अब बात कर रहे थे हम पुर्तगालियों की। भाई पुर्तगाली की हार क्यों हुई, क्या कारण रहे पराजय? देखो इधर तो ये डच आ गए थे 1600 ईस्वी में, और अब 1600 ईस्वी में जब डच आ गए, डचों ने इनके जो मुख्य केंद्र थे, जैसे इन्होंने मलक्का और हुरमुज पे विजय प्राप्त की थी, तो उनको बाहर निकाल दिया डचों ने। मुख्य प्रतिद्वंदी थे, यूरोपीय यात्री थे, नौसेना इनकी शक्ति थी, इन नौसेना शक्ति इनकी भी बढ़िया थी, इनकी भी अच्छी थी, तो पराजित कर दिया डचों ने। ब्रिटिशों ने इनके सामने नहीं टिक पाई है ना, तो डचों ने इनको मलक्का और हुरमुज से बाहर निकाल दिया डचों ने। और बात की जाए भाई मराठों ने, उस समय मराठा भी एक बहुत बड़ी पावर थी, तो मराठों ने इनसे जो महाराष्ट्र के अंदर जो सालसेट और बसीन जो क्षेत्र था उनसे निकाल दिया मराठों ने। और बात की जाए मराठों के अलावा मुगलों की, तो मुगलों उस समय 1632 में कौन शासन कर रहा था? शाहजहां। 1632 की बात है, शाहजहां शासन कर रहा था, और शाहजहां का जो सिपह सालार था मलिक कासिम, शाहजहां का सिपह सालार मलिक कासिम ने इनको हुगली यानी कि पश्चिम बंगाल से निकाल दिया। ठीक है, तो देखो दोस्तों धीरे 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 इनको निकालते गए। और क्या हुआ? 1661 में जो यहाँ की पुर्तगाली जो राजकुमारी थी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, उसका विवाह किसके साथ हो गया? उसका विवाह जो ब्रिटिश जो राज वो थे उस समय सम्राट थे, उसके साथ उनका विवाह हो गया। और अंग्रेजों को देश में क्या मिला? बम्बई। अंग्रेजों को देश में बम्बई मिला, तो बम्बई भी पुर्तगालियों से चला गया दोस्तों। तो धीरे धीरे देखो हमने देखा सालसेट भी चला गया, बसीन भी चला गया, बम्बई भी चला गया, है ना, और ये हुगली चला गया। तो धीरे धीरे इनका जो बाद में नियंत्रण रहा तो वो बहुत ही छोटे से स्थिर जैसे कि गोवा वगैरह में ये रहे। आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में जाने वाले व्यक्ति भी पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए, और सबसे बाद में छोड़कर जाने वाली पुर्तगाली भी ये व्यक्ति भी पुर्तगाली 1961 में, यानी कि देश आजाद होने के भी कितने साल बाद? 14 साल बाद। जब देश आजाद हो चुका था उसके भी 14 साल बाद ये भारत को छोड़कर गए थे 1961 में। तो कहाँ पे बसे हुए थे उस समय? ये गोवा वगैरह में। कहाँ पे? गोवा वगैरह में ही थे, बहुत छोटे स्तर पे रहे थे। मुख्य स्थल जो थे इनसे वो इनके छीन लिए गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये इनको धीरे 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 इनको क्यों निकाला गया? क्योंकि एक तो सबसे बात है इनका जो नियंत्रण था, देखो ब्रिटिश जो थी एक स्वायत्त कंपनी थी, और जो ये पुर्तगाली थे इनकी वहाँ की सरकार का इन पे नियंत्रण रहता था। दूसरा मुख्य कारण धार्मिक कारण। धार्मिक कारण कैसे? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो कोशिश की वो की ईसाइयत को फैलाने की। ईसाइयत को फैलाने की इन्होंने कोशिश की। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। ईसाइयत को फैलाने की कोशिश की पुर्तगालियों ने। ईसाई जो सब चर्च घर इन्होंने बनवाए, और यहाँ पे जो धार्मिक उसमें देखे तो यहाँ पे ये मुस्लिमों के बिल्कुल कट्टर थे, मुस्लिमों के कट्टर शत्रु थे, और ये भी एक मुख्य कारण था इनका यहाँ से निकालने का। और दूसरा था इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो भी दोषपूर्ण थी, उसमें भी भ्रष्टाचार पूरे रूप से व्याप्त था। तो ये कई सारे मुख्य कारण दोस्तों हुए कि पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकलना पड़ा, और मुख्य जो कंपेटिटर जो इनके आ गए थे अब वो यहाँ पे शासन कर रहे थे। मुख्यतः अगर बात की जाए ब्रिटिश लोगों की। ठीक है दोस्तों, किनकी? ब्रिटिश लोगों की। तो आपने इनके कुछ दो मुख्य गवर्नर देखे, और इनका देखा बाद में कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था देखी, और कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था के बाद आपने देखा कि इनका भारत में क्या प्रभाव रहा, क्या इनकी देन थी भारत में। और उसके बाद आपने जाना कि भाई जब इतना इफेक्ट था तो ये पराजय के पीछे क्या कारण थे? दोषपूर्ण प्रणाली थी, भ्रष्टाचार शासन था, धार्मिक कारण था, और इनको धार्मिक कारण में मैंने आपको बताया भाई ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे थे, मुस्लिमों को कट्टर थे। ठीक है, और भारतीयों से विवाह के लिए भी वो जब इनको भारतीयों को भी ठेस लगी जब ये विवाह ये यहाँ पे करने लगे, है ना।
तो ये कुछ मुख्य कारण पुर्तगालियों के रहे। आप ये बातें इनमें मेंशन दोस्तों कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट हम देखते हैं वो मुगल भारत के स्रोत। कौन से दोस्तों? मुगल भारत के स्रोत। ये चीजें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मुगल भारत का एक बार स्रोत तो तभी बताएगा जब शासकों का नाम पता होगा। तो बाबर एक बार मोटा मोटा था, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर ये ऑर्डर से बता रहा हूं मैं दोस्तों, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। बस ये पूर्वकालीन मुगल पढ़ने हैं, उत्तरकालीन मुगलों का स्रोत नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। ये ऑर्डर से मैंने आपको बताया। ऑर्डर से कैसे बताया? देखो यहाँ 15, ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। 1526 में स्थापित हो जाती है, 1530 तक रहता है बाबर। 4 युद्ध लड़ता है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। उसके बाद 1530 में आता है और 1540 तक रहता है, और फिर 1 साल के लिए 1555 में बैठता है और 1556 तक रहता है, मर जाता है। उसके बाद अकबर 1556 में, यानी कि सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला मुगल शासक गद्दी पे 1604 तक है। 1605 में बैठता है गद्दी पे, 1627 तक रहता है। 1627 में बैठता है गद्दी पे, 1658 तक रहता है भाई। ये ऑर्डर आपको याद रखना है दोस्तों। 1658 में बैठता है भाई और 1707 तक रहता है। अगर बात की जाए अब स्रोतों की, यानी कि स्रोतों पे हमें चर्चा करनी है, तो बाबर का स्रोत क्या है? बाबर की जानकारी कहाँ से मिलती है? बाबरनामा से मिलती है भाई। कहाँ से मिलती है? बाबरनामा से मिलती है भाई, जो तुर्की भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी बाबरनामा? तुर्की भाषा में थी। मैंने आपको बताया था भाई तुर्की भाषा में, फारसी में नहीं है। अकेली ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने खुद से लिखी थी इसको। बाद में रूपांतरण हुआ था फारसी भाषा में, है ना, अंग्रेजी भाषा में, तो लिखी खुद बाबर ने थी तुर्की भाषा में, है ना। तो बाबरनामा, 2 ही शासक ऐसे हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एक तो बाबर हुआ और एक जहांगीर हुआ। तो जहांगीर की आत्मकथा क्या थी? तुजुक जहांगीरी, तुजुक जहांगीरी। ये किसकी आत्मकथा थी? ये जहांगीर की आत्मकथा थी। ये लेकिन ये फारसी में थी, ये फारसी में थी और ये तुर्की में थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है विशेष तौर पे। आप कम्पिटेटिव भी हो और आप अगर इग्नू के तहत आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हैं तो वही वहाँ भी आप ये चीज़ें मेंशन दोस्तों करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बाबर और जहांगीर की आत्मकथा। हुमायूं के बारे में क्या क्या स्रोत आपको मिलते हैं? तो हुमायूं से संबंधित 3-4 स्रोत है दोस्तों। हुमायूं से संबंधित वे स्रोत देख लीजिए एक बार, कौन कौन से? कानून ए हुमायूं, कानून ए हुमायूं, ये तो खोंदबीर ने लिखी थी। और जो मुख्य जो स्रोत मिलता है वो मिलता है गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा इसका मुख्य स्रोत मिलता है। किसके द्वारा है? गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा। ये गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी, ये हुमायूं की बहन थी। एक तो गुलबदन बेगम की रचना कौन सी थी दोस्तों? हुमायूं नामा थी। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। किसका इतिहास मिलता है? हुमायूं का इतिहास मिलता है। इसके बाद अगर हम अकबर का इतिहास देखें, कहाँ से मिलता है अकबर का इतिहास? वो मिलता है कहाँ से? कई जगह से मिलता है, विशेष तौर पे तारीख अकबर यानी कि अकबरनामा से इसका इतिहास मिलता है। अकबरनामा किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। और इसी का तीसरा पार्ट था आईन अकबरी। कौन सा था? आईन अकबरी, इसका तीसरा पार्ट था दोस्तों, आईने अकबरी, अकबरनामा का। इससे जानकारी कहाँ से मिलती है? किसकी मिलती है? अकबरनामा से मिलती है इसकी जानकारी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे जहांगीर। जहांगीर की मैंने आपको बताया भाई तुजुक ए जहांगीरी से इसकी जानकारी मिलती है, तुजुक ए जहांगीरी से मिलती है जहांगीर की जानकारी, जो कि इसकी आत्मकथा थी। शाहजहां की जानकारी कहाँ से मिलती है? बादशाहनामा से। कहाँ से मिलती है दोस्तों? बादशाह नामा से इसकी जानकारी मिलती है। 3-3 लेखकों के द्वारा लिखी गई थी। तो आपको विशेष तौर पे इनका मुख्य मुख्य घटना याद रखनी है और इनसे संबंधित ये देखना भी किसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। औरंगजेब से संबंधित जानकारी कौन देता है? ये देता है खफी खान, मुंतकबुल तुवारिक, खफी खान। और दूसरा व्यक्ति कौन था? ईश्वर दास नागर, ईश्वर दास नागर।
ये दो व्यक्ति जानकारी देते हैं किसकी, औरंगजेब की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज विशेष तौर पे जो चर्चा की वो पुर्तगालियों की और जो मुगल भारत के जो स्रोतों की थी। ठीक है, आपको विशेष तो अच्छा ही लगेगा, ये तो आप देखना इसको अच्छे तरीके से। दोस्तों सिलेबस में अंदर भी यही है, अगर आप इन कीवर्डों को आप अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका दोस्तों बेनिफिट मिलेगा, पुर्तगालियों का भी और स्रोतों का भी। भाई आपसे पूछ लिया जाएगा कि किन दो शासकों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो बाबर ने लिखी थी और दूसरा कौन था, जहांगीर ने लिखी थी। एक ने फारसी में लिखी थी, एक ने तुर्की में लिखी थी। अच्छा हुमायूं की किसने लिखी, फिर हुमायूं की गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन की बेगम कौन थी, ये बाबर की पुत्री थी। अच्छा बाबर के पुत्र कौन कौन से थे, बाबर के पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल थे। तो हुमायूं को क्यों लिखी, तो हुमायूं सबसे बड़ा वाला भाई था और यही गद्दी पर बैठा था। कब, बाबर की मृत्यु के बाद, जब 26 जनवरी 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नाम लिखी थी। फिर इसके बाद इसका बेटा जब 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठता है अकबर 1556 में, इसका इतिहास कौन लिखता है, तो दो भाई है फैजी और अबुल फजल। फैजी और अबुल फजल ये इसके दरबारी कवि भी थे और इसके नवरत्न के सदस्य भी थे, है ना, 9 मंत्रियों में से भी थे। और फैजी और अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन अकबरी का निर्माण भी किया था दोस्तों। और वहाँ पे इसकी सारी मनसबदारी का वर्णन, प्रशासन का वर्णन और अन्य जो वहाँ पे जानकारी मिलती है अब इसमें मिलती है आईन अकबरी में। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे बता रखा है भाई 17 चित्रकार थे अकबर के समय में, या फिर 59 संगीत का वो 36 गायक थे, और उन ये 17 चित्रकार थे, 36 गायक थे और 59 कवि थे। ठीक है, और सबसे बढ़िया कवि किसको बताया इन्होंने, आईन अकबरी में फैजी को। ठीक है दोस्तों, किसको, फैजी को, है ना। और कई सारे मुख्य चित्रकार, अगर जब अकबर की बात आएगी तो चित्रकारिता में उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये उसके बाद हम जहांगीर की देखते हैं, तुजुक-ए जहांगीरी, ये भी आत्मकथा थी। हालांकि ये पूरी नहीं कर पाया, इसमें बाद में मोतमिद खान ने और उसने अन्य व्यक्तियों ने इसमें सहायता की थी। और जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब, ये दो व्यक्ति थे। विशेष तौर पे आपको याद रखना है बादशाहनामा, और औरंगजेब की भाई खफी खान ने लिखी थी मुंतखब तारिक और ईश्वरदास नागर की पुस्तक दोस्तों। ठीक है, तो दोनों के दोनों ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी प्रकार से हम अपनी जो सीरीज दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी को कंटिन्यू रखेंगे। आप डेली लेक्चर देखिए और अच्छे से उसका कंप्लीट वीडियो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो महामारी जो चल रही है, इस महामारी से बचने के लिए आप खुद को और परिवार वालों को सेफ रखो, अपने घर रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।